गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 1 ऑफ क्लास 12। लास्ट लेक्चर में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स नेम इज अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने इस फर्स्ट यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन फर्स्ट पार्ट वी विल हैव द इंट्रोडक्शन। इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस लेक्चर में वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एनटीओ। एनटीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, चाहे आप इसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहिए, चाहे नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहिए, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और उसके कुछ फीचर्स हम देखेंगे इस लेक्चर में। फिर इसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनल स्टेटमेंट। यानी ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये अपनी बुक में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, और इनके फाइनल स्टेटमेंट में हम कौन कौन से अकाउंट, कौन कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस लेक्चर में कवर करनी है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ दिस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब क्या है। वैसे तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है। नाम क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच डू वर्क नॉट फॉर द प्रॉफिट पर्पज। यानी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती है। ठीक है, विच वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है, जिसका मेन पर्पज प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इट इज सेटअप एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरह सेट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे ऑर्फनेज है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह होते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दे डोंट नीड टू मेंटेन मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, लाइक अ ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह इन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनको कोई प्रॉफिट अर्न करना मोटिव तो है नहीं ना। ठीक है, सो दे डोंट मेंटेन मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये बात आती है कि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनको फंड कहाँ से आता है। ठीक है, तो इनके मेन सोर्सेज ऑफ अर्निंग क्या है? देयर मेन सोर्सेज ऑफ अर्निंग इज सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर। इनके जो मेंबर्स जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट देते हैं। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ मेंबरशिप फी। ठीक है, जो इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो मेंबरशिप फी देते हैं, मंथली, एनुअली या लाइफ टाइम मेंबरशिप का जो भी अमाउंट देते हैं, दैट इज देयर सोर्स ऑफ अर्निंग। इन्हें जो डोनेशन रिसीव होता है, ठीक है, या जो ग्रांट्स रिसीव होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अगर कोई ग्रांट मिल जाए मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी टर्म में। ठीक है, अगर इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, उस पे कुछ इनकम रिसीव होती है। ठीक है, तो दीज आर देयर सोर्सेज ऑफ अर्निंग। ये इनके कुछ सोर्सेज होते हैं, एंड दीज फंड्स आर क्रिएटेड टू कैपिटल फंड। ये जो फंड होता है, इनके जो भी फंड रेज होता है, वो कैपिटल फंड में ये क्रेडिट करते हैं। ठीक है, बट दे हैव टू मेंटेन सम बेसिक अकाउंट। ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ये बहुत सारे ये बहुत सारे अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते हैं, बट इन्हें कुछ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और उन्हें सबमिट करने होते हैं टू स्टैचुरी अथॉरिटी कॉल्ड रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। इनको जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी एक लीगल अथॉरिटी है, उसको ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करते हैं। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन्हें ये पता चलता है कि इनके इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, इनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल इनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब आगे हम फीचर्स देखते हैं, इनके मेन फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप उसी में से पॉइंट बना के फीचर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज है, हमेशा कोशिश करिएगा एग्जाम में, क्योंकि अभी आप क्लास 12th के हैं, आपको अभी बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा जो भी आंसर है वो पॉइंट्स में लिखने की। ठीक है, और मैं आपको हैंड टू हैंड नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं लास्ट स्लाइड पे जाती हूँ, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप ये जो स्क्रीन है, इसका या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीन पे जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं पीपीटी के फॉर्म में, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मेक अ सेपरेट कॉपी ऑफ अकाउंट्स एंड नोट डाउन दिस पॉइंट्स। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। ठीक है, अभी आप क्लास 12th में हैं, अभी आगे बहुत पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो अभी हमें लिखने की हैबिट रखनी है। ठीक है, तो आप एक सेपरेट कॉपी बनाइए,
उसमें ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें नोट डाउन करिए, ठीक है? और एक चीज़ और है, अगर सपोज़ करिए आपको ये लेंदी लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे नोट करें? तो देखिए मैंने कुछ रेड में कुछ बोल्ड किए हुए हैं वर्ड्स, ठीक है? आप उन वर्ड्स को भी केवल अगर नोट कर लें तो काफ़ी है, ठीक है? उनसे आपको पूरे स्टेटमेंट के बारे में आइडिया लग जाएगा, ठीक है? तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला इसका मेन फीचर है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन है, इनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं, ठीक है? एंड दे प्रोवाइड द सर्विस एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? एंड दे डोंट कंसीडर कास्ट, क्रीड और कलर। इसको ये एकदम कंसीडर नहीं करते हैं। ये पब्लिक को, नॉर्मल जनरल पब्लिक को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी। ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये सेटअप होते हैं एज अ ट्रस्ट और सोसाइटी, और इनके जो सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है, दे आर द मेंबर ऑफ दिस ट्रस्ट। ये इस ट्रस्ट के मेंबर होते हैं। अब बात ये आती है कि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनके डे टू डे अफेयर, जो भी इनके टास्क हैं, जो भी इनके काम है, वो कौन मैनेज करता है? तो इनके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो इनके मेंबर्स होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं एक कमिटी, मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव कमिटी जिसे कहते हैं, एंड दिस कमिटी मैनेज द अफेयर ऑफ द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो भी अफेयर्स होते हैं, ये कमिटी मैनेज करती है, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट फीचर इज देयर मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। इनके मेन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, ये एक बार अभी आगे डिस्कस हुआ है, ठीक है? तो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ठीक है, डोनेशन अमाउंट, इन्हें जो भी डोनेशन रिसीव होता है। नेक्स्ट इज लेगेसीज। लेगेसीज मतलब क्या होता है? ये इट्स अ न्यू वर्ड यहाँ पे आया है ना, लेगेसीज। लेगेसीज इज ऑल्सो काइंड ऑफ डोनेशन। ये भी एक टाइप का डोनेशन ही होता है, लेकिन ये विल के फॉर्म में, ठीक है, विल के फॉर्म में। अगर सपोज करिए कोई पर्सन अपनी विल में ये लिख रहा है कि मेरे एक्सपायर होने के बाद मेरी जो भी एसेट्स हैं उनका इतना परसेंट या पूरा ही मेरे एसेट किसी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया जाए, ठीक है? तो इस तरीके से जो डोनेशन मिलता है विल के थ्रू, पर्सन जब एक्सपायर कर जाता है उसके बाद जो डोनेशन रिसीव होता है, दैट इज कॉल्ड लेगेसीज। उसको हम लेगेसीज कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज ग्रांट इन एड। अगर गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट वगैरह मिले, या कोई बड़ी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किसी छोटे एनजीओज के या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट देते हैं, तो दैट इज ग्रांट इन एड। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अभी डिस्कस हुआ था इनकम, जो भी अगर फर्म ने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है उससे इनकम जो जनरेट होती है। एंड दीज ऑल फंड आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड। ये जितना भी फंड जनरेट होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो कहाँ क्रिएट किया जाता है? कैपिटल फंड या कह लीजिए जनरल फंड में क्रिएट किया जाता है, ठीक है? उसके बाद क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करते। यहाँ पर हम बात करते हैं सरप्लस की एंड डिफिसिट की। इफ इनकम इज मोर एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर के कंपेयर में, तो सरप्लस विल बी जनरेटेड। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है, देन डिफिसिट, ठीक है? और इफ देयर इज अ सरप्लस देन इट विल बी एडेड टू कैपिटल फंड। वो कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दे अर्न द रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इन्होंने कितना काम किया है, उसके बेसिस पे किसी भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन मेजर की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है इन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करनी होती है किसी भी स्टैचुरी अथॉरिटी को, ठीक है? हमने पढ़ा था ना पीछे, स्टैचुरी अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, ठीक है, उनको ये प्रोवाइड करनी होती है। क्यों? टू मीट द स्टैचुरी रिक्वायरमेंट। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन बॉडीज को, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट इट्स फीचर। आप ऐसे ही पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अकाउंटिंग की बुक में ये कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो अकाउंट दे मेंटेन इज कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है? डेट वाइज जितना भी कैश इन हो रहा है, जितने भी रिसिप्ट्स हो रहे हैं, जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं, उन सबको कैश बुक में प्रॉपरली ये रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? तो पहला जो अकाउंट ये मेंटेन करते हैं दैट इज कैश बुक। नेक्स्ट दे मेंटेन लेजर्स। जितने भी इनकम है, जितने भी एक्सपेंडिचर है, उन सबको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? तो पहला जो अकाउंट ये मेंटेन करते हैं दैट इज कैश बुक। नेक्स्ट दे मेंटेन लेजर्स। जितने भी इनकम है, जितने भी एक्सपेंडिचर है, उन सबको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? तो पहला जो अकाउंट ये मेंटेन करते हैं दैट इज कैश बुक।
जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उन सब के लेजर अकाउंट ये मेंटेन करते हैं, क्योंकि दीज लेजर अकाउंट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि इन्हें एंड एंड में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इन्हें 3 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, ठीक है? तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में दिस लेजर हेल्प्स, ये लेजर जो है ना हेल्प करता है, इसलिए हम ये लेजर अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो ये मेंटेन करते हैं अकाउंट, या जो रजिस्टर कह लीजिए, ये जो मेंटेन करते हैं, दैट इज स्टॉक रजिस्टर। ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके पास बहुत सारे फिक्स एसेट्स होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमेबल एसेट्स होते हैं, ठीक है? तो इनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज़ करिए कोई लाइब्रेरी है, ठीक है? तो उनके पास कितनी बुक्स हैं, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है? इसका पूरा रिकॉर्ड इन्हें मेंटेन करना होता है, ठीक है? कितनी बुक्स इश्यूड हैं, कितनी स्टॉक में है, तो ये स्टॉक रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और है, जैसे जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है? बट दिस इज़ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे कैपिटल फंड की हम बात करते हैं, जहाँ पे सरप्लस को एक्युमुलेट करके रखा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट इज, अच्छा ये जो सारे इतने सारे अकाउंट्स हमने देख लिए कि ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकाउंट मेंटेन करती है, बट ये क्यों मेंटेन करती है? इनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना तो है नहीं, तो फिर ये क्यों मेंटेन करती है? तो इसका रीजन ये है, दे मेंटेन दीज अकाउंट सो दे कैन अवॉइड द मिस अप्रोप्रिएशन और एम्ब्लेजमेंट ऑफ फंड, ठीक है? ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करती है, ताकि कोई भी मिसयूज ना हो सके फंड का, ठीक है? इनके पास फंड कलेक्ट हो रहा है, उसका कोई भी मिसयूज ना हो सके, मिस एप्रोप्रिएशन ना हो सके, एम्ब्लेजमेंट ऑफ फंड ना हो सके। जो भी इनके मेंबर्स ने या जो भी डोनर्स हैं, उन्हें जो फंड कंट्रीब्यूट किया है, उसका कोई भी मिसयूज ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए ये प्रॉपरली बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव टू प्रोवाइड द नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेंबर्स। इन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, किनको किनको? अपने मेंबर्स को, अपने डोनर्स को, अपने कंट्रीब्यूटर्स को, एंड ऑल्सो टू द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, ठीक है? तो इन्हें अपने प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है? अब ये जो फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं, इसमें भी वही सेम जो हमने बेसिक अकाउंटिंग के जो रूल रेगुलेशन पढ़े हैं ना, ये वही बेसिक रूल रेगुलेशन फॉलो करके अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। और इनके फाइनल अकाउंट में 3 बेसिक अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड तीसरा है बैलेंस शीट। आपको इस फर्स्ट यूनिट में यही 3 जो अकाउंट्स और स्टेटमेंट है, यही 3 बेसिकली आपको पढ़ने हैं। आपकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो यहीं से आने वाली है, ठीक है? आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस टाइप के आएंगे कि आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, और आपको पूछा जाएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, या आपसे ये पूछ सकते हैं बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है? या फिर एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया जाएगा, एंड यू नीड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया जाएगा एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको बनाना होगा, ठीक है? और ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दे ऑल्सो मेंटेन ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितना भी रिकॉर्ड करते हैं ना, वो डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? और डबल एंट्री सिस्टम में लेजर्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एंड ट्रायल बैलेंस बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसकी मदद से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आसानी से बनाई जा सकती है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आया? तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो ये था पूरा इस लेक्चर का कंटेंट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।